दोस्तों आज हम क्लास 10th की साइंस की बुक से रीडिंग पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बुक्स नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बुक पढ़ाया जाए, मेरे साथ आप बुक पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम पेज नंबर 1 से 10 तक कर चुके हैं और यहाँ पर हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 से विस्थापन अभिक्रिया से ये क्वेश्चन भी हम सब हल कर चुके हैं। क्रियाकलाप 1.9 लोहे की 3 कील लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़कर साफ कीजिए। ए तथा बी से चिन्हित की हुई 2 परख नलियाँ लीजिए। प्रत्येक परख नली में 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लीजिए। 2 कीलों को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक परख नली बी के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक डुबो कर रखिए। चित्र 1.1 में देख सकते हैं, 1.8a में देख सकते हैं। तुलना करने के लिए एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना कीजिए। अब देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कीलों के रंग की तुलना बाहर रखी कील से कीजिए। आप क्या देखेंगे, ए है ये और आगे बी दिखाएगा। आप देख सकते हैं कि परख नली ये पूरी दी गई है और यहाँ पर ये धागा लटका, धागे से हम कील को लटका दिए। कॉपर सल्फेट का विलयन यहाँ पर दोस्तों है और यहाँ पर लोहे की कील को हम यहाँ पर लटका दिए। तो यहाँ पर जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि आयरन सल्फेट बन जाए, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम शक्तिशाली, इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लटकाते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील है ये। अब देखिए इनके रंग में क्या प्रभाव पड़ा, लोहे की कील जो है ये भूरी पड़ गई। आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का ये विलयन था, देख सकते हैं। इसमें जब हम कील लटकाए, ये परख नली है, परख नली स्टैंड है ये वाला, ठीक है, ये वाला, और ये परख नली है। देखिए अभिक्रिया मिश्रण पूरा ये है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों क्या होता है। अब नीचे देखिए अभिक्रिया दी गई है, देख सकते हैं। प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना, तो उसकी तुलना करते हैं। लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया, देख सकते हैं जो लोहे की कील थी उसका रंग भूरा हो गया। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो गया तथा कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। इस क्रियाकलाप में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, यानी देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया होती है। आयरन जब कॉपर से अभिक्रिया करता है, देखिए आयरन है, कॉपर सल्फेट है, तो यहाँ पर बन जाता है FeSO4 + Cu, यानी जब Fe + CuSO4 होता है तो FeSO4 + Cu यानी कॉपर बन जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसका स्थान स्वयं ले लेता है। तो आप यहाँ पर इसकी परिभाषा आसानी से बना सकते हैं, परिभाषा भी आपको बताएंगे। इस अभिक्रिया में लोहे यानी आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया या हटा दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ अनुदाहरण ये हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कम शक्तिशाली जो होता है उसको जो है अधिक शक्तिशाली लोग भगा देते हैं एक प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार आप समझिए, आप इस समय देख ही रहे हो नेपोटिज्म में क्या हो रहा है। जो कम शक्तिशाली उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है और जो अधिक शक्तिशाली वो लोग कर रहे हैं, यानी उनको जहाँ से नहीं वहाँ से भगा दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि आयरन जो है कॉपर से अधिक शक्तिशाली है, इसलिए आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को, यानी कॉपर सल्फेट जो सल्फेट इसका जो मान लीजिए एक प्रकार से अपने पास सोना रखा था इसको हटा दिया और ये इसका जो है माल ये ले लिया। तो इस तरह से विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। अब आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में जो है ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए कुछ अन्य उदाहरण जो दिए गए हैं। जिंक + कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बन जाता है +Cu बन जाता है। तो आपको यहाँ पर एक सारणी याद करनी होगी, सक्रियता श्रेणी, तभी आपको यहाँ पर ये सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये कैसे बना। देखिए जब यहाँ पर Fe, ठीक है, Fe है यानी आयरन है + CuSO4 से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर बन जाता है, देखिए आयरन इसका स्थान ले लेता है इसका, तो यहाँ पर बन जाता है CuSO4 प्लस, ठीक है, सॉरी दोस्तों FeSO4 बनेगा या FeSO4 + Cu बन जाएगा। अब देखिए ये क्यों बना, अब संतुलित क्यों नहीं किया गया। देखिए ये पहले से संतुलित है, क्योंकि जो आयरन का आवेश होता है Fe का होता है वो भी +2 होता है और यहाँ पर जो Cu का होता है वो भी +2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये संतुलित ही है। आप देख सकते हैं इसका केवल स्थान लिया गया है। इसी तरह जिंक का देख सकते हैं, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, जिंक + CuSO4, तो जिंक SO4 + Cu बन जाता है, यानी जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट बन जाता है और Cu बन जाता है।
जाता है, यानी एक प्रकार से ये वाला इसका स्थान, ये वाला इसका स्थान ले लेता है कॉपर का, जिंक। इसी तरह देख सकते हैं लेड का यानी Pb का, पंबलम। तो देख सकते हैं यहाँ पर CuCl2 जब होता है, कॉपर क्लोराइड क्रिया करता है यहाँ पर पंबलम से यानी लेड से, तो यहाँ पर PbCl2 बन जाता है प्लस Cu, उसी तरह केवल विस्थापित हो जाता है। तो इस तरह से कुछ विस्थापित हो जाता है, आप देख सकते हैं, मतलब ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। तो आप इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो इसकी परिभाषा आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जब कोई एक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ को उसके विलयन में से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं जैसे कि जिंक है, वो कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान यहाँ पर स्वयं ले लिया। देख सकते हैं जिंक सल्फेट बना लिया, यहाँ पर सल्फेट है लेकिन यहाँ पर इसका स्थान ले लिया। तो इसी तरह इसको बोला जाता है। फिर से परिभाषा बताता हूँ कि जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के विलयन से उसको हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। आगे है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील हैं। देखिए जिंक जो है तथा लेड हैं, ये कॉपर की अपेक्षा आप कह सकते हैं आयरन भी है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। वे कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? सेम होती है, बहुत ही सरल द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है। देख सकते हैं, पहले आप समझिए इस क्रियाकलाप को, ठीक है। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। हमें एक परख नली में, कोई भी परख नली ले लिए, उसमें हम सोडियम सल्फेट का विलयन लेते हैं, Na2SO4 का विलयन लेते हैं, ठीक है। ये विलयन हो गया Na2SO4 का। अब देखिए क्या करना है, Na2SO4 का हम जब विलयन लिए, एक अन्य परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लीजिए। एक अन्य परख नली में हमें 3 ml बेरियम क्लोराइड का विलयन लेना है, यानी दूसरा, और दोनों विलयनों को मिला लीजिए। अब देखिए हमें दोनों विलयनों को यहाँ पर मिलाने के लिए बोल रहा है बेरियम क्लोराइड को, तो BaCl2 इसको हमें मिलाने के लिए बोल रहा है। तो अब देखिए इसकी जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, आप ही बताइए। द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर क्या हो रहा है? जब यहाँ पर दोस्तों ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो ये अदला बदली कर लेंगे एक प्रकार से। ये वाला जो है इसमें चला जाएगा और ये वाला इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये वाला इसमें चला जाएगा, यानी जो बन जाएगा NaCl बन जाएगा और यहाँ पर प्लस बन जाएगा BaSO4। अब ये कैसे बना? अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो है BaCl2 है और यहाँ पर Na2 है, लेकिन यहाँ पर NaCl कैसे बन सकता है? तो मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के लिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि Na का जो आवेश था वो +1 था और Ba का जो आवेश है, Ba का जो असंयोजकता आप कह सकते हैं +2 होती है, और जो Cl की होती है वो -1 होती है, और यहाँ पर जो SO4 की होती है, ठीक है, SO4 की होती है वो -2 होती है। तो आप ही सोचिए जब NaCl से क्रिया करेगा तो यहाँ पर जब Na जो है +Cl हो जाएगा, तो यहाँ पर जब बनेगा तो -1 और +1 कट जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। और इसी तरह जो है BaSO4 की अभिक्रिया कैसे हुई? Ba का जो आवेश है वो +2 है, प्लस जब हम SO4 यहाँ इसमें मिला देंगे, SO4 -2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये यहाँ पर BaSO4 बन जाएगा। तो ये आवेश आपको याद रखना पड़ेगा कि किसकी कितनी संयोजकता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्या, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि क्या बनेगा, उसको बस संतुलित करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है, श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय है। देखिए आप देखेंगे कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अभिलेय है। हम यहाँ पर प्रयोगशाला में तो बैठे नहीं हैं कि हम रंग का पता कर पाएंगे कि कौन सा विलयन किस रंग का है। तो यहाँ पर किताबी ज्ञान ही आपको हासिल करना होता है, क्योंकि स्कूलों में भी आपको प्रयोग नहीं कराया जाता। इस अभिलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देख सकते हैं जिस अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया होती है उसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, कोई भी पदार्थ बन जाता है, ठीक है, उसको हम अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या हुआ, ये पूरी अभिक्रिया वैसे ही हो गई। देख सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया था। ये देखिए इसको चाहे इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं कि सर हम इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें। तो आप इसको चाहे इधर लिखिए चाहे इसको इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर थोड़ा बता देता हूँ। मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ। देखिए चाहे यहाँ पर मैं यानी इस प्रकार लिखूँ अभिक्रिया, यानी Na2SO4 हो गया प्लस BaCl2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, BaSO4 बन जाएगा और यहाँ पर NaCl बन जाएगा प्लस NaCl बन जाएगा, ये बन जाएगा। चाहे आप इस तरह लिखिए, चाहे आप मतलब 4 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चाहे आप इस तरह लिखिए BaCl2 पहले कर दीजिए प्लस Na2SO4 कर दीजिए, तो वही बना दीजिए, बराबर बना दीजिए। या आप इसको
एक तरह रख लिख सकते हैं, ये इधर उधर हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विलयन है। आप देखेंगे चाहे आप जल को पाउडर में मिलाइए चाहे पाउडर को जल में, बात एक ही होती है, इसी तरह होता है, ठीक है। यानी जब आप बालू को चाहे जल में मिलाइए चाहे जल को बालू में, बात एक ही है। चाहे चीनी को आप जल में मिलाइए चाहे जल को चीनी में मिलाइए, बात एक ही है, क्योंकि जो मिठास होगी वो उतनी ही रहेगी, तो बात एक ही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है। बीए देखिए क्यों होता है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि बीए का जो दो वैलेंसी होती है +2 होती है तथा SO4 का -2 होती है। अब यहाँ पर आप SO4 की -2 क्यों होती है उसको चलिए बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। ये सब आपको एक वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो, उसमें आप जाकर देख लेना ऐसा क्यों होता है। BA+2 तथा SO4 की अभिक्रिया से BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है। आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। देखिए इसमें कहा जाए एक प्रकार से तो आयनों का ही आदान प्रदान हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार फिर से, आपको यहाँ पर देखिए अभिक्रिया क्या दी गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया दी गई थी आप देख सकते हैं, यानी देखिए यानी कि अभिक्रिया, ठीक है, यानी SO4 दिया गया था, यानी 2SO4 दिया गया था प्लस BaCl2। आयन का आपस में आदान प्रदान ही तो हो रहा है, देख सकते हैं, यानी Cl बन गया प्लस BaSO4 बन गया। अब देखिए आयन का आदान प्रदान कैसे हो रहा है, यानी का जो होता है वो +1 होता है, ठीक है, एक, और यहाँ पर जो SO4 है, SO4 वो -2 में है, प्लस यहाँ पर जो Ba है वो +2 में है, और यहाँ पर जो Cl2 है वो यहाँ पर -1 में है। तो यहाँ पर जब अभिक्रिया हो रही है देखिए आयन का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, जो यानी +1 SO4 2 के साथ जुड़ा था तो ये जो यानी +1 के साथ 1 ही जुड़ जाएगा। और देखिए ये आयन, इसका जो आयन है इसमें का आयन जो है ये वाला इसमें से जुड़ जाएगा, और इसका जो आयन है इसमें से जुड़ जाएगा, ठीक है, इसके आयन से जुड़ जाएगा। तो इस तरह बन जाता है, इसीलिए दोस्तों ये बन जाता है। आप देख सकते हैं आयन का आपस में आदान प्रदान ही हो रहा है, तो इस तरह आप बोल सकते हैं, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आप बोल सकते हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक कौन से होते हैं आप जानते हैं, बाएं साइड ओर, तो जिसमें इसमें आयन का आदान प्रदान हो रहा है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल रहे हैं। यानी एक प्रकार से दोनों अदला बदली कर लेते हैं, कोई भी पदार्थ है उसको अदला बदली कर लेते हैं बस, और कुछ भी नया पदार्थ निर्माण नहीं होता। अब देखिए क्रियाकलाप 1.2 में ध्यान दीजिए, जिसमें आप लेड टू नाइट्रेट, यानी लेड टू नाइट्रेट का मतलब क्या आप जानते हैं, PbNO3 का ट्वाइस जो होता है, क्योंकि Pb जो होता है वो दो प्रकार का आवेश रखता है। Pb जो होता है वो यहाँ पर +2 भी रखता है +4 भी रखता है। तो यहाँ पर ये क्यों होता है वो बाद में आप 11th-12th में पढ़ेंगे, आपके लिए नहीं है। तो आपने देखा लेड 2 जो है नाइट्रेट तथा अब लिखिए लेड 2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रस या नाइट्रिक, ठीक है, इस तरह बोला जाता है। अब तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया था। अब देखिए अवक्षेप किस रंग का था, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया थी? हाँ बिल्कुल थी, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए क्या है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। देखिए हम प्रयोग तो कर नहीं रहे हैं कि इसको बता सकते हैं, तो इसलिए हम किताब से ही रट सकते हैं। मैं रटने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन अब देखिए उपचयन एवं अपचयन। देखिए उपचयन, अब देखिए प्रयोग हम करने वाला भी आपको बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास उतने कंपोनेंट मौजूद नहीं जितने हमें होने चाहिए प्रयोग करने के लिए। सब कुछ खरीदेंगे धीरे धीरे अभी, क्योंकि पैसों की भी अभाव है, इसलिए भी हम नहीं कर पा रहे हैं। आगे है क्रियाकलाप 1.11 में, चाइना डिश में 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, अब 1 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे हम गर्म करते हैं, तो आप क्या देखें, कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। किसी भी चीज़ को आप गर्म करते हैं तो उसमें ऑक्साइड बन जाती है, जो ऑक्सीजन होती है उससे अभिक्रिया कर लेती है, तो ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। यह काला पदार्थ क्यों बना? यह कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना हुआ है। देख सकते हैं Cu प्लस O2 बन गया तो CuO बन गया। इस तरह से ये ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। यदि इस गर्म पदार्थ CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है तथा कॉपर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं CuO को हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो Cu बनता है प्लस जल भी बन जाता है। अगर आपके पास बोला जाए, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि आपके पास हम आपको दे रहे हैं CuO, आप जल उससे कैसे बनाएंगे, तो आप बोलेंगे कि हम कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे जिससे कॉपर बाहर हो जाएगा और जल बन जाएगा। इस तरह आप बोल सकते हैं।
अब आगे है, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। देखिए, अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं कि उसमें उपचयन हुआ है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे कहते हैं कि वहाँ पर अपचयन हुआ है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब उपचयन और ह्रास यानी नष्ट का मतलब अपचयन यानी छोड़कर चला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभिक्रिया 1.29 में, ठीक है, कॉपर 29 में आप बोल सकते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड में, कॉपर 2 ऑक्साइड यहाँ पर क्यों लिखा गया? ये एक IUPAC नाम पद्धति है। यानी कॉपर के जो होते हैं वो 2 प्रकार के आवेश होते हैं, Cu होता है, Cu+, एक होता है Cu++, यानी +2 आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए इसको कॉपर 2 बोला जा रहा है, यानी दो आवेश वाला जुड़ा है, तभी तो Cu बना है, CuO बना है। आप ही सोचिए CuO बना है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो होता है -2 होता है, कॉपर का +2 होता है, तो ये दोनों कट गए। लेकिन अभी मान लीजिए कॉपर का +1 होता और ऑक्सीजन का O-2 होता तो Cu2O बन जाता, इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है। अब देखिए ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, देख सकते हैं अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन में जो है ऑक्सीजन जुड़ रही है एक प्रकार से, इसलिए उसका उपचयन हो रहा है, वह उपचयित हो रहा है, ठीक है। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। इन अभिक्रियाओं को अपचयन, उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। आप देख सकते हैं CuO+H2 का अभिक्रिया जब हुई, यानी Cu ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड से जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई तो कॉपर प्लस जल बन गया, लेकिन यहाँ पर जो है Cu से जो है ऑक्सीजन हट गई और यहाँ पर हाइड्रोजन में जुड़ गई। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए कॉपर से जो है वो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसका अपचयन हो गया, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए उसका उपचयन हो गया। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो होती है। जिंक ऑक्साइड प्लस सी है, तो देखिए जिंक बन गया और इस CO बन गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। लेकिन यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जो है उससे देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो यहाँ पर जब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो कार्बन का क्या होगा? कार्बन एक प्रकार से उपचयन होगा कार्बन का, और यहाँ पर जिंक है, जिंक का अपचयन होगा, क्योंकि जिंक से दोस्तों जो है वो ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है, यानी कॉपर में जुड़ रही है। तो आप इस तरह कह सकते हैं। इसमें दोस्तों जिसमें कॉपर में जुड़ रही है, कार्बन में, सॉरी दोस्तों कॉपर बोल रहा हूँ, Cu उसका होता है। अब देखिए मैग्नीज ऑक्साइड का, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड का प्लस HCl जब होता है तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2 बन जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन में जो हैं ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो आप इसको बताइए क्या होगा। अब देखिए अभिक्रिया में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड उपचयित होकर जिंक बनाता है या बनता है। अभिक्रिया 1.32 में HCl 1.32 में देखिए क्या हो रहा है, HCl Cl2 में उपचयित तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड में अपचयित हो रहा है। अब देखिए ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अब ये क्रियाकलाप आप पढ़ सकते हैं 1.1 में। आप देखिए इसमें जो है ध्यान दीजिए क्या दे रहा है, ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का वायु यानी ऑक्सीजन में दहन होता है तथा यह श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, आपसे पूछ रहा है। अब आप बताइए, ऊपर तो आप जान चुके हैं तो बता दीजिए, कमेंट करके बताइए। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है? अब देखिए संक्षारण क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो संक्षारण का मतलब होता है एक प्रकार से नष्ट होना। कोई भी पदार्थ में जब उसका जो होता है यौगिक वो उसी में परत बनाकर नष्ट करने लगता है, उसको तो संक्षारण बोला जाता है। यानी जब मान लीजिए कोई भी लोहा है उसमें जब जंग लग जाता है वही संक्षारण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, ठीक है, नई वस्तुएं जो होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या
आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब देखिए उसके आसपास अम्ल होता है या आर्द्रता होती है, यानी नमी होती है, उसके संपर्क में आती है, तब ये संक्षारण होती हैं, उसका संक्षारण होता है या वो संक्षारित होती हैं। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। आप देख सकते हैं चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अनुदाहरण है। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। ध्यान, अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, अध्याय 3 में पढ़ेंगे। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है। तो देखिए संक्षारण क्या होता है। अब क्या उसका संक्षारण का क्या उदाहरण देख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं? अभी ये क्वेश्चन भी हम आपको हल कराएंगे। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर जब होता क्या है, इसमें जब मान लीजिए संक्षारण क्या होता है, जब मान लीजिए लोहा होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है, तो इसे हम संक्षारण कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कोई भी धातु या पदार्थ जब उसके ऊपर कोई ऐसी परत बन जाती है जिसके कारण वह नष्ट होने लगती है, तो हम इस प्रकार की अभिक्रिया या इस प्रकार की क्रिया को हम संक्षारण बोलते हैं। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। अब देखिए विकृत गंधिता क्या होती है। वसायुक्त या तैलीय खाद्य सामग्री, तेलिया बोल सकते हैं, खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद या गंध कैसी होती है। आप देखेंगे नमकीन ही जब लंबे समय तक रखी जाती है उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ प्रति ऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका आंसर आपको देना है, बुक तो पढ़ चुके, आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आपने ये वाली अभिक्रिया आपने देखा होगा, तो इससे आप आसानी से बता सकते हैं कि देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा जो होता है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है और खुद आयरन सल्फेट बना लेता है। आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, और जो कॉपर सल्फेट होता है उसको और आयरन। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं परिभाषा। तो अब चलिए मैं इसकी परिभाषा आपको आसानी से बता देता हूँ कि देखिए जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देता है और आयरन सल्फेट बनाता है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिस कारण आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है जो हल्के हरे रंग का है। इसलिए कॉपर सल्फेट विलयन जो नीले रंग का है उसका रंग बदल जाता है। ठीक है, इस तरह आप बोल सकते हैं। ये अभिक्रिया आप लिख दीजिए जो मैंने अभिक्रिया आपको अभी दिखाई, ये वाली अभिक्रिया, बस हो गया, देख सकते हैं। अब नीचे क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का आप उदाहरण दे दीजिए यार, बहुत ही उदाहरण, ये अभी उदाहरण आपने देखा है, ये वाला उदाहरण दे दीजिए। Na2SO4 जब BaCl2 से क्रिया करता है यानी बेरियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पर संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे और यहाँ पर Cl2 हो गया, Cl2 हो गया संतुलित, इस तरह आप कर देंगे। अब देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब बताइए उपचयित तथा अपचयित कौन हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए सोडियम से ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो Na2O बन जाता है। अब ये Na2 कैसे बने यार, मैं हर समय आपको बताता हूँ। Na का जो आवेश होता है +1 होता है, O का होता है -2, तो Na+O जब बन जाता है तो Na2O बन जाता है। आप देख सकते हैं ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर चला जाएगा, बस बन गया Na2O। तो यहाँ पर ये संतुलित करने के लिए 2 लगा दिए गए। अब देखिए इसका कौन सा उपचयित हो रहा है, कौन सा अपचयित हो रहा है। जिसमें से ऑक्सीजन का दोस्तों क्या होता है, ह्रास होता है, वो अपचयन कहलाता है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको उपचयन बोलते हैं। तो देखिए Na2O का तो उपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर Na2O का उपचयन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए Na में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम का यहाँ पर उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, एक प्रकार से ये कह सकते हैं। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का क्या है, कॉपर ऑक्साइड +H2। अब देखिए Cu और H2O हो गया,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है लेकिन कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कॉपर का जो है अपचयन हो रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस तरह आप बोल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, और इसको हम सेपरेट वीडियो में बताएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पूरे क्वेश्चन आपको हल कराते चले जाएंगे, पूरी बुक आप एग्ज़ाम तक हल कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप बताइए मैं कौन कौन सी गलतियां करता हूं, उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। बुक पढ़ने में आपको कैसी बुक चाहिए, क्या मैं केवल पढ़ कर सुनाऊँ या जो समझा रहा हूं वो बेटर है? अगर मैं समझा रहा हूं आपको समझ में आता है तो बताइए, वरना मैं बुक्स ही केवल पढ़ा करूँगा, क्योंकि आपका टाइम ना ख़राब हो। आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसकी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसका पूरा हम आपको आंसर लिख कर बता देंगे, पूरे एक से पूरे जितने चैप्टर हैं सभी क्वेश्चन आपको हम बताते चले जाएंगे। हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।